नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बच्चे राजस्थान ITI कनिष्ठ अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जूनियर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज हम वेल्डर थ्योरी का बहुत ही महत्वपूर्ण सोल्ड पेपर आज लेकर आए हैं। यानी कि इंस्ट्रक्टर की भर्ती में जो पेपर आया हुआ है, आज उस पेपर को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। उस पेपर को पूरा सोल्व हम यहाँ पे करने वाले हैं कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए थ्योरी में किस लेवल का यहाँ पे पेपर आता है। तो आज हम MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर यानी कि प्रशिक्षण अधिकारी, यानी कि मध्य प्रदेश में जो प्रशिक्षण अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि ITI इंस्ट्रक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 का, वो पेपर आज हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो की स्पेशल बात यह है कि इस पेपर में जो सारे क्वेश्चन हैं विथ एग्जाम्पल विथ डेमो हम ये पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। राजस्थान ITI कनिष्ठ अनुदेशक के लिए 75 नॉन स्टॉप MCQ क्वेश्चंस। तो MP ITI इंस्ट्रक्टर वेल्डर का जो पेपर है 2016 का, उसका हमारा पहला क्वेश्चन है, SMAW में धातु निक्षेपण दर होती है। द मेटल डिपोजिशन रेट इन SMAW वेल्डिंग इज। यानी कि SMAW जो वेल्डिंग है, शिल्डेड मेटल आर्क जो वेल्डिंग है, इसमें जो मेटल डिपोजिशन रेट यानी कि प्रति इकाई समय में जो वेल्ड मेटल जॉब के ऊपर डिपॉजिट होता है, वो जो रेट है वो SMAW में वो किस प्रकार से या कंपैरिजन में जो रेट है वो अदर वेल्डिंग की तुलना में किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए हमारे सामने चार विकल्प दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लेस देन GMAW, यानी कि मिग वेल्डिंग से कम। ऑप्शन बी है लेस देन GTAW, यानी कि टिक वेल्डिंग से कम। या ऑप्शन सी है मोर देन GMAW, मिग वेल्डिंग से अधिक। या फिर ऑप्शन डी मोर देन SAW, समझ राग वेल्डिंग से अधिक। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट आएगा बता दीजिए। सोचिए, दिमाग लगाइए कि SMAW में जब हम वेल्डिंग करते हैं, यानी कि SMAW प्रोसेस से जब हम वेल्डिंग करते हैं, तो उसकी जो मेटल डिपॉजिट क्षमता है, धातु वेल्डिंग यानी कि जॉब के ऊपर जो मेटल डिपॉजिट करने की जो रेट है, वो इन सब की तुलना में क्या होती है, इन सब की तुलना में क्या होती है, यही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको तुरंत सॉल्व करना है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर की भर्ती के लिए ज़्यादा समय हमें नहीं मिलता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, लेस देन GMAW, यानी कि SMAW की जो मेटल डिपॉजिट रेट है वो मिग वेल्डिंग से कम होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वेल्डन के लिए टुकड़े काटने हेतु सबसे पहले एक फिलिंग द ब्लैंक्स आरेख तैयार किया जाता है। वेल्डन के लिए यानी कि वेल्डिंग करने के लिए हम जॉब के दो पीस तैयार करते हैं, ठीक है। वो किसी भी शेप में किसी भी डिजाइन में होते हैं। तो उनको कट करने के लिए, जॉब को कट करने के लिए, काटने के लिए एक आरेख तैयार यानी कि एक आरेख भी तैयार किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ए फिलिंग द ब्लैंक्स डायग्राम इज प्रिपेयर्ड फॉर कटिंग पीसेस फॉर वेल्डिंग। आगे बात समझ में, यानी कि वेल्डिंग के लिए, जॉब को काटने के लिए हम कुछ चीज़ तैयार करते हैं, कुछ आरेख तैयार करते हैं, यानी कि डायग्राम तैयार करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। तो इसके लिए चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। आप क्या तैयार करेंगे? ऑप्शन ए टेम्पलेट, ऑप्शन बी डेवलपमेंट, ऑप्शन सी ब्लूप्रिंट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी डेवलपमेंट। क्या आएगा? डेवलपमेंट। यानी कि वेल्डिंग में कई इस प्रकार के जॉब भी हमें बनाने पड़ते हैं, जिनको कट करने के लिए आरेख बनाते हैं, यानी कि एक डेवलपमेंट बनाते हैं। उसके बाद में ही हम उन पीस को कट करते हैं डायग्राम के अनुसार। और वो डायग्राम यानी कि डेवलपमेंट किस प्रकार से होते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, या आपके सामने ये डेवलपमेंट होते हैं, यानी कि जैसे हम इस पाइप को काटेंगे, तो पाइप को काटने के लिए हमने एक प्रारूप तैयार कर लिया है, एक डेवलपमेंट तैयार कर लिया है।
अब हम इससे कितने भी पीस काटेंगे तो तुरंत हम ये यहाँ पे सेट करेंगे हमारे डेवलपमेंट को और कट कर देंगे। तो इससे हम सैकड़ों पीस बहुत ही कम समय में कट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि ये जो मेटल का बना हुआ है, कागज़ के भी डेवलपमेंट तैयार किए जाते हैं। कागज़ के भी हम जो है ये आरेख डायग्राम तैयार करते हैं। इनसे भी हम जॉब के ऊपर लपेट कर उनको उसकी शेप में कट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है वेल्डिंग में जॉब बनाने के लिए डेवलपमेंट तैयार करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वेल्डर्स चेस्ट आर्क की हानिकारक किरणें और छींटों से फिलिंग द ब्लैंक्स द्वारा सुरक्षित रहती है। द वेल्डर्स चेस्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्पेटर्स ऑफ द आर्क बाई, यानी कि वेल्डिंग करते समय वेल्डर के चेस्ट यानी कि छाती और उसके कपड़े उनको हानिकारक किरणों तथा स्पेटर्स से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लेदर स्लीव, ऑप्शन बी लेदर एप्रॉन, ऑप्शन सी लेदर ग्लव्स एंड ऑप्शन डी लेदर कैप। इनमें से कौन सा राइट आंसर आएगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को तुरंत टिक करना है क्योंकि जो क्वेश्चन सोचने वाले हैं उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा। ऐसे जो आसान क्वेश्चन है उनको तुरंत आप टिक करके अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी लेदर एप्रॉन। क्या आएगा? लेदर एप्रॉन, यानी कि चेस्ट को और कपड़ों को बचाने के लिए। देखिए वेल्डिंग के दौरान स्पेटर्स निकलते हैं, आर्क की खतरनाक रेज निकलती है, तो उनसे बचने के लिए वेल्डर्स जो है इस प्रकार का एप्रॉन पहनता है। आप देख सकते हैं वे वेल्डर है और ये इसने अपने ऊपर एक एप्रॉन पहन रखा है वाइट कलर का। आप जो देख रहे हैं ये एप्रॉन है, यानी कि लेदर का एप्रॉन है जो कि आपको वेल्डर के स्पेटर्स और आर्क से बचाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एसिटिलीन एक रासायनिक पदार्थ में घुल जाती है जो कहलाती है। एसिटिलीन कैन डिजोल्व इन टू ए केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि एसिटिलीन जो गैस होती है वो एक केमिकल के अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है, तो वो क्या कहलाता है? इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी केरोसिन। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी एसीटोन। क्या आ जाएगा? एसीटोन। एसिटिलीन जो गैस है वो एसीटोन में ऑब्जर्व हो जाती है। और कितना गुना हो जाती है? एसीटोन जो है, इस एसीटोन का 25 गुना एसिटिलीन गैस इसमें डिजोल्व हो सकती है, ऑब्जर्व कर सकता है एसीटोन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को समझना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पेपर का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। घिसे हुए शाफ्ट के सुधार की सबसे उपयुक्त विधि है, यानी कि जो शाफ्ट आती है किसी भी मोटर की हो गई या किसी भी मशीन की हो गई, जो शाफ्ट आती है अगर वो घिस जाती है, वो खराब हो जाती है, तो उसके लिए हम कौन सी विधि यानी कौन सा प्रोसेस उपयोग करेंगे? द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर रिपेयर वन शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट को रिपेयर करने के लिए कौन सी प्रोसेस हमें उपयोग करनी चाहिए? तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ब्रेजिंग, ऑप्शन बी है सोल्डरिंग, ऑप्शन सी है वेल्डिंग और ऑप्शन डी है हार्ड कोटिंग। तो इनमें से कौन सा हमारा राइट आंसर आएगा? तो बिल्कुल इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी हार्ड कोटिंग। शाफ्ट को रिपेयर करने के लिए हम कौन सी प्रोसेस उपयोग करेंगे? हार्ड कोटिंग का। हार्ड कोटिंग किस प्रकार से होती है वो भी हम देख लेते हैं। आपके सामने देख लीजिए, ये दो तरीकों से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक देखिए कि आप यहाँ पे शाफ्ट जो है वो यहाँ पे खराब हो गई है, ये जो शाफ्ट है यहाँ पे खराब हो गई है, घिस गई है। इसको दोबारा से रिपेयर करने के लिए ये यहाँ पे कोटिंग की जा रही है। यहाँ पे क्या की जा रही है? कोटिंग। यहाँ पे मेटल स्प्रे किया जा रहा है, इस शाफ्ट के ऊपर मेटल क्या किया जा रहा है? स्प्रे किया जा रहा है, जिससे क्या ये जो शाफ्ट है अगेन काम में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हार्ड कोटिंग करके शाफ्ट को रिपेयर किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रतिरोध वेल्डिंग में H = I² R² सूत्र का उपयोग
फिलिंग द ब्लैंक्स की गणना में होता है। इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग H इक्वल आई स्क्वायर R2 फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट, यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर ये जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर ये जो फॉर्मूला हम देखते हैं, इसका उपयोग किसकी गणना, किसका कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ हीट, ऑप्शन सी अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी जो हमारा है ये है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो किसकी गणना इस सूत्र के द्वारा की जाती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी अमाउंट ऑफ हीट। ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए, ऊष्मा की मात्रा का कैलकुलेशन करने के लिए हम इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उच्च निक्षेपण दर एवं गति खालिस्तान में अपेक्षित की जा सकती है। हाई डिपोजिशन रेट एंड स्पीड कैन बी एक्सपेक्टेड इन। ऑप्शन इसमें चार दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि उच्च निक्षेपण दर यानी कि हाई डिपोजिशन रेट और गति यानी कि स्पीड, वेल्डिंग स्पीड, दोनों कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस में अधिक मिलने वाली है, दोनों चीज़ें कौन सी वेल्डिंग में रहती है। तो इसके लिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन है GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी है GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन डी SMAW शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो है कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल डिपोजिशन रेट और वेल्डिंग स्पीड दोनों ज़्यादा रहती है, दोनों हाई रहती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल बढ़िया, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। कौन सी है? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में मेटल डिपोजिशन रेट और स्पीड दोनों बाकी की तीनों प्रोसेस से अधिक रहती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला परीक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट इज, यानी कि दिए गए विकल्पों में जो परीक्षण दिए गए हैं, जो टेस्ट दिए गए हैं, इनमें से वह कौन सा टेस्ट है जो कि विशेष रूप से लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला में ही किया जा सकता है, बाकी बाहर इसको करना पॉसिबल नहीं है या सेफ नहीं है। तो इसके लिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार टेस्ट आपको दिखाए गए हैं। ऑप्शन ए रैप्चर टेस्ट, ऑप्शन बी फ्री बैंड टेस्ट, ऑप्शन सी फिलेट फ्रैक्चर टेस्ट, ऑप्शन डी टेंसाइल टेस्ट। तो इसमें से हमारा कौन सा राइट आंसर होने वाला है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी टेंसाइल टेस्ट, तनन परीक्षण। टेंसाइल टेस्ट, जॉब की टेंसाइल स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए टेंसाइल टेस्ट किया जाता है। और ये जो टेस्ट होता है पूरी तरह से एक लेबोरेटरी में होता है, एक प्रयोगशाला में किया जाता है। इसके लिए मशीन भी उपयोग की जाती है। देखते हैं किस प्रकार से ये टेस्ट होता है। ये देख लीजिए आपके सामने, ये पूरा टेस्ट का मैंने आपके सामने टेस्ट का पूरा डेमो है। ये टेस्टिंग मशीन है, ये जो आप देख रहे हैं ये टेस्टिंग मशीन है। इसमें जॉब को पकड़ा जाता है और ये जो जॉब है इसको खींचा जाता है। जॉब को क्या किया जाता है? मशीन के द्वारा खींचा जाता है और उस खींचने के दौरान जो लोड जॉब सहन कर सकता है वो इसमें रीडिंग दिखा देता है। तो इस प्रकार से ये टेस्ट जो है लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में होता है। देख सकते हैं ये पहले इस प्रकार से जॉब जो है हम इसके अंदर बांधते हैं और जब दोनों तरफ से जॉब को खींचा जाता है तो लास्ट में ये जॉब जो है इस प्रकार से फेल हो जाता है। तो टूटने तक का जो ये लोड है, वो कितना लोड पे ये जॉब टूटा है उसकी रीडिंग यहाँ पे शो हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है टेंसाइल टेस्ट किया जाता है जॉब का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का आंतरिक शंकु खालिस्तान ज्वाला में लघुतम होता है। द इनर कोन ऑफ द ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम इज द स्मॉलेस्ट इन फिलिंग द ब्लैंक्स। कहने का मतलब यह है कि जो ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम होता है उसका जो इनर कोण होता है, सबसे छोटा इनर कोण कौन से फ्लेम के अंदर बनता है? ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम का जो इनर कोण है सबसे छोटा
सबसे छोटा इनर कोण कौन से फ्लेम में प्राप्त होगा, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके लिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन सी न्यूट्रल फ्लेम और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट आंसर इसमें आने वाला है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर जो है इनर कोण बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा, स्मॉलेस्ट, छोटा सा इनर कोण बनता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सोल्डरिंग में प्रयुक्त भरने वाली धातु का गलनांक क्या है? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फिलर मेटल यूज्ड इन सोल्डर? सोल्डर के अंदर जो हम फिलर मेटल उपयोग करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उसका गलनांक बिंदु पूछा जा रहा है कि वो कितने डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाता है। तो इसके लिए देखते हैं कि ये रहता है हमारा सोल्डरिंग फिलर मेटल, इसी को सोल्डर कहते हैं और इसी को सोल्डरिंग फिलर मेटल भी कहा जाता है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कितने तापमान पर पिघल जाता है। इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अबव 816, ऑप्शन बी बिलो 427, ऑप्शन सी अबव 427, ऑप्शन डी बिलो 102 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी बिलो 427 डिग्री सेल्सियस से नीचे, यानी कि ये जो तार है, ये जो सोल्डरिंग वायर है, ये 427 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर ही पिघल जाता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एक्स किरणों के प्रवाह का प्रतिरोध खालिस्तान धातु करेगी। विच मेटल विल रेजिस्ट द फ्लो ऑफ एक्स रे, यानी कि एक्स रे जो किरणें होती है उनके प्रवाह का प्रतिरोध, यानी कि प्रवाह को कौन सी धातु, फ्लो को कौन सी धातु रोक सकती है? इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी लीड और ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर आएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी लीड, यानी कि सीसा। सीसा एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा मेटल है जो कि एक्स किरणों के प्रवाह का प्रतिरोध करता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। MIG टॉर्च के नोक के सिरे से छींटों को फिलिंग द ब्लैंक्स द्वारा साफ करें। व्हाट इज यूज टू क्लीन द स्पेटर्स फ्रॉम द नोज ऑफ ए मिग टॉर्च, यानी कि मिग वेल्डिंग की जो टॉर्च होती है उसके का जो नोज होता है, नोजल होता है आगे वाला, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि वेल्डिंग के दौरान स्पेटर्स चिपक जाते हैं, स्पेटर्स चिपक जाते हैं। तो उन स्पेटर्स को हटाने के लिए, इजीली इन स्पेटर को हटाने के लिए, साफ करने के लिए किसका उपयोग हम करेंगे? तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। चिपिंग हैमर, ऑप्शन बी वायर ब्रश, ऑप्शन सी एंटी स्पेटर स्प्रे और ऑप्शन डी ग्राइंडर। तो कौन सा इसमें राइट आंसर आएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी एंटी स्पेटर स्प्रे। ये एक स्प्रे होता है जो कि हम नोजल के ऊपर छिड़क देते हैं, इसके बाद में जो स्पेटर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और जल्दी से इसके ऊपर स्पेटर्स चिपकते भी नहीं हैं। तो किस प्रकार का होता है, कैसे करते हैं, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की बोतल के अंदर जो है हमारा एंटी स्पेटर स्प्रे आता है जो कि हम नोजल के ऊपर, मिग वेल्डिंग नोजल के ऊपर स्प्रे करते हैं, जिससे कि नोजल के ऊपर जो स्पेटर वगैरह चिपक जाते हैं वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं और जल्दी से इसके ऊपर फिर स्पेटर चिपकते नहीं हैं। तो इस प्रकार से एंटी स्पेटर स्प्रे का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त टॉर्च की गैस नोक खालिस्तान से निर्मित होती है। व्हाट इज द गैस नोज ऑफ द टॉर्च यूज इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग मेड फ्रॉम? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग यानी कि टिग वेल्डिंग के अंदर
जो टॉर्च हम उपयोग करते हैं उसकी जो नोज होती है, आगे की जो नोजल होती है, वो किस धातु से बनी होती है, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। इसके लिए चार ऑप्शन हैं, एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी ब्रास और ऑप्शन डी सिरामिक। तो आप देख सकते हैं, आपको मैं बता देता हूँ, ये इस प्रकार से हमारी टिग वेल्डिंग होती है। आप देख सकते हैं ये हमारी टिग वेल्डिंग होती है। टिग वेल्डिंग आपके सामने हो रही है। और टिग वेल्डिंग की जो आगे की नोज है, गैस नोज का मतलब क्या है कि जो गैस को जॉब के ऊपर स्प्रे कर रहा है वो नोजल, ठीक है, वो वाला पार्ट जो गैस को फाइनली जॉब के ऊपर स्प्रे कर रहा है, वो जो नोजल है, वो ये आगे वाला नोजल जो है ये किस मटेरियल से बनाया जाता है। तो इसको हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो हमारी टिग वेल्डिंग टॉर्च है, इस ये वाला पार्ट पूछ रहा है कि ये जो नोजल है ये किस मटेरियल की बनी होती है। तो इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी सिरामिक की। ये किस मटेरियल की बनी होती है, ये सिरामिक की बनी होती है। आगे बात समझ में, चीनी मिट्टी टाइप में होती है जो अगर चोट लग जाए तो टूट भी सकती है। तो इसको ये रिप्लेसेबल है तो आसानी से मिल भी जाती है, चेंज भी हो जाती है, और हम अगर सुरक्षित तरीके से इसका उपयोग करेंगे तो ये काफ़ी टाइम तक चलती भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिरोध वेल्डिंग के लिए कौन सा एक उपयुक्त है, विच वन इज सुटेबल फॉर रेजिस्टेंस वेल्डिंग। यानी कि किसी भी जॉब के ऊपर अगर हमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा मेथड जो है सूटेबल है, कौन सी प्रोसेस जो है सूटेबल है। ऑप्शन ए मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन बी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी स्पॉट वेल्डिंग या ऑप्शन डी मिग वेल्डिंग। यानी कि हमें अगर किसी भी जॉब के ऊपर प्रतिरोध वेल्डिंग करनी है यानी कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। ऑप्शन सी इसमें राइट आ जाएगा, स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही एक प्रोसेस है जिससे कि हम स्पॉट लगाते हैं, पतली शीटों को जॉइंट करते हैं। आगे बात समझ में, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जीएमएडब्ल्यू में एसएस वेल्डिंग के लिए मिश्रित गैस का चयन कीजिए। सेलेक्ट मिक्स्ड गैस फॉर एसएस वेल्डिंग इन जीएमएडब्ल्यू। देखिए जीएमएडब्ल्यू प्रोसेस के द्वारा अगर हम स्टेनलेस स्टील, एसएस यानी स्टेनलेस स्टील को अगर हम वेल्ड करना चाहते हैं तो शील्डिंग गैस के रूप में हम किन दो गैसों का मिश्रण उपयोग करेंगे और उनकी मात्रा कितनी कितनी रहने वाली है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए हमारे सामने चार विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आर्गन 98, ऑक्सीजन 2%, ऑप्शन बी आर्गन 90% प्लस ऑक्सीजन 10%, ऑप्शन सी आर्गन 88%, ऑक्सीजन 12%, ऑप्शन डी आर्गन 80% और ऑक्सीजन 20%। तो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है स्टेनलेस स्टील के लिए सूट होगा ये हमें बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आर्गन 98 प्लस ऑक्सीजन 2%। ये वाला कॉम्बिनेशन जो है हम एसएस की मिग वेल्डिंग के लिए उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में, यानी कि आर्गन की 98% मात्रा लेनी है और ऑक्सीजन की 2% मात्रा लेनी है। इन दोनों को मिक्स करके जब हम यूज़ करेंगे शील्डिंग गैस के रूप में तो अच्छे रिजल्ट्स हमें वेल्डिंग के दौरान मिलेंगे। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, छोटे धातु का कण जिन्हें वेल्ड के साथ आर्क से बाहर निकाल दिया जाता है कहलाता है। स्मॉल मेटल पार्टिकल्स दैट आर expelled from the arc along with the weld are called। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग के दौरान, देखिए ये जो लैंग्वेज है पेपर की लैंग्वेज है, ये बहुत सारे बंदों को समझ में आती ही नहीं है। तो इसको मैं थोड़ा अपने भाषा में समझाऊं तो क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि वेल्डिंग करते समय आर्क से जो बारीक बारीक कण निकलते हैं, मेटालिक कण निकलते हैं, उनको क्या कहते हैं। इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए पोरोसिटी, ऑप्शन बी स्पेटर, ऑप्शन सी ओवरलैप और ऑप्शन डी अंडरकट। तो आप सब जानते हैं, बहुत आसान बना दिया है मैंने, बहुत आसान लैंग्वेज में बता भी दिया है कि जब वेल्डिंग करते समय आर्क से बारीक बारीक कण निकलते हैं,
मेटल के बारीक बारीक जो कण निकलते हैं उनको हम कहते हैं स्पेटर्स। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कि स्पेटर्स किस प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा वेल्डिंग जॉइंट है, वेल्डिंग बीड आप देख सकते हैं, ये वेल्डिंग बीड है। और वेल्डिंग बीड के आसपास में देख सकते हैं कि ये जो बारीक बारीक कण हैं ये आर्क वेल्डिंग के दौरान चिटक कर बाहर निकल गए और जॉब के आसपास में ये चिपक गए हैं, तो इन्हीं को स्पेटर्स कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? स्पेटर्स कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दाब नियामक का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ द प्रेशर रेगुलेटर इज। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि चाहे हम गैस वेल्डिंग करें, चाहे हम मिग वेल्डिंग करें, चाहे टिग वेल्डिंग करें, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर जो हम रेगुलेटर उपयोग करते हैं उसका पर्पज क्या होता है? कोई सा भी सिलेंडर हो उसके ऊपर हम रेगुलेटर लगाते हैं। रेगुलेटर लगाने का पर्पज क्या होता है? देखिए पर्पज सेम होता है और वो सेम पर्पज होता क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। प्रोड्यूस गैस, गैस उत्पन्न करना। ऑप्शन बी अचीव ए डिफेक्ट फ्री वेल्ड, दोष रहित वेल्ड प्राप्त करना। ऑप्शन सी गेटिंग गैस एट रिक्वायर्ड प्रेशर, आवश्यक प्रेशर पर गैस प्राप्त करना। या ऑप्शन डी रिड्यूसिंग गैस प्रेशर एंड मेंटेनिंग रिक्वायर्ड प्रेशर, गैस दाब को कम करना एवं आवश्यक प्रेशर बनाए रखना। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। देखिए देखिए रेगुलेटर का क्या उपयोग है? देखिए रेगुलेटर का उपयोग है कि गैस सिलेंडर के जो अंदर जो हाई प्रेशर की गैस भरी हुई है उसके प्रेशर को कम करके हमें जो कार्य के लिए जितनी आवश्यक गैस चाहिए वो उस प्रेशर के ऊपर हमें गैस प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ये कार्य होता है एक रेगुलेटर का। वो हर प्रकार के सिलेंडर के ऊपर लागू होता है, चाहे आप ज्वलनशील गैस उपयोग करो चाहे शिल्डिंग गैस उपयोग करो। देखिए सिलेंडर के अंदर सारी गैसें प्रेशर के अंदर यानी कि प्रेशर के साथ भरी हुई रहती हैं। अब जब हम रेगुलेटर उपयोग करेंगे तो रेगुलेटर क्या करेगा? उस हाई प्रेशर को कम करके हमें आवश्यक प्रेशर पर गैस प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हम रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। टिक वेल्डिंग में नीचे हाथ की स्थिति में टॉर्च का सही कोण खाली स्थान है। द करेक्ट एंगल ऑफ द टॉर्च इन द डाउन हैंड पोजिशन इन टिग वेल्डिंग इज, यानी कि टिग वेल्डिंग करते समय डाउन हैंड पोजिशन में जब हम वेल्डिंग करते हैं टिग वेल्डिंग के दौरान, तो उसमें जो टॉर्च का जो एंगल होता है, वेल्ड लाइन के साथ जो टॉर्च का एंगल होता है वो कितना होना चाहिए, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसके लिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए 40 से 60 डिग्री, ऑप्शन बी 30 से 40 डिग्री, ऑप्शन सी 60 से 75 डिग्री, या ऑप्शन डी 70 से 85 डिग्री। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 60 से 75 डिग्री। टिक वेल्डिंग के दौरान टॉर्च का एंगल कितना रखते हैं? 60 से 75 डिग्री। एक बार देख लेते हैं, डेमो के द्वारा भी हम देख लेते हैं कि ये वाकई में ये रखते हैं या नहीं रखते हैं। आप देख सकते हैं ये टिक वेल्डिंग अगर हम करते हैं तो इस एंगल पर हम टॉर्च को रखते हैं। आप देख सकते हैं 90 डिग्री, इस यहाँ पे स्ट्रेट जो लाइन है वो 90 डिग्री पे है और 90 डिग्री से 15 डिग्री हम ऐसे घटाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो जॉब के साथ वेल्ड लाइन के साथ जो एंगल बनेगा ये बनेगा 75 डिग्री, यानी कि 60 से 75 डिग्री यहाँ पर हमारा आंसर जो है राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में? यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? 60 से 75 डिग्री, यानी कि हम 60 से लेकर 75 डिग्री के बीच में इसको मेंटेन करके चला सकते हैं। तो टिक वेल्डिंग के दौरान अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी बीड हमें प्राप्त होगी। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फिलिंग द ब्लैंक्स में चालकता वृद्धि के लिए थोरियम ऑक्साइड मिश्रित किया जाता है। थोरियम ऑक्साइड इज एडेड टू द फिलिंग द ब्लैंक्स टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। किसमें यहाँ पे पूछा गया है, किसमें?
किस में चालकता वृद्धि के लिए थोरियम ऑक्साइड मिश्रित किया जाता है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, MS इलेक्ट्रोड, SS इलेक्ट्रोड, AI इलेक्ट्रोड और टंगस्टन इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसकी चालकता बढ़ाने के लिए थोरियम ऑक्साइड मिश्रित किया जाता है, और इलेक्ट्रोड में थोरियम ऑक्साइड मिश्रित किया जाता है, वह कौन सा इलेक्ट्रोड यहाँ पे आएगा? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। कौन सा है? टंगस्टन इलेक्ट्रोड। टंगस्टन इलेक्ट्रोड की चालकता बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? थोरियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से कौन एक गैर दाब वेल्डन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रेशर वेल्डिंग? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो सारे वेल्डिंग प्रोसेस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सी वेल्डिंग प्रोसेस जो है एक नॉन प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस कहलाता है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्पॉट वेल्डिंग, ऑप्शन बी सीम वेल्डिंग, ऑप्शन सी फोर्ज वेल्डिंग और ऑप्शन डी आर्क वेल्डिंग। तो इसमें नॉन प्रेशर वेल्डिंग कौन सी आ जाएगी? नॉन प्रेशर वेल्डिंग आ जाएगी ऑप्शन डी, आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग जो है एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर उपयोग में नहीं लिया जाता, डायरेक्ट आप वेल्ड कर सकते हैं, यानी कि मेटल पिघलता है और वेल्डिंग हो जाती है। इसमें किसी प्रकार के प्रेशर का उपयोग, किसी प्रकार का प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाता। तो ये कौन सी कहलाएगी? नॉन प्रेशर वेल्डिंग कहलाएगी। ठीक है, बाकी स्पॉट वेल्डिंग में भी प्रेशर देना पड़ता है, सीम वेल्डिंग में भी जॉब के ऊपर प्रेशर देना पड़ता है, एंड फोर्ज वेल्डिंग के अंदर भी जॉब के ऊपर प्रेशर देकर ही वेल्ड किया जा सकता है, जॉइंट लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अत्यधिक ऑक्सीकृत वेल्ड बीड खाली स्थान के कारण होता है। व्हाट काउज एक्सेसिवली ऑक्साइड वेल्ड बीड? आपको बताना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अत्यधिक ऑक्सीकृत वेल्ड बीड किस वजह से होता है, यानी कि वेल्ड बीड अगर ऑक्साइड हो जाती है तो वह किस वजह से होती है, यही हमसे यहाँ पे पूछा गया है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। रॉन्ग पोलरिटी, यानी कि गलत आप अगर पोलरिटी का उपयोग करेंगे उसकी वजह से। ऑप्शन बी इनसफिशिएंट सील्डिंग गैस, यानी कि अपर्याप्त परिरक्षण गैस, यानी कि सील्डिंग गैस की मात्रा अगर प्रॉपर नहीं आ रही है उसकी वजह से। ऑप्शन सी पुअर वर्क पीस असेंबली, यानी कि खराब वर्क पीस संयोजन, यानी कि जो जॉब को अगर आपने सही से सेट नहीं किया है उसकी वजह से। या फिर डी लूज केबल कनेक्शन, यानी कि केबल के कनेक्शन अगर टाइट नहीं है, अच्छे से टाइट नहीं किए गए हैं उसकी वजह से। तो किस वजह से जो है वेल्ड बीड जो है ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्साइड हो जाती है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, इनसफिशिएंट सील्डिंग गैस फ्लो, यानी कि अपर्याप्त परिरक्षण गैस प्रवाह। अगर वेल्डिंग के दौरान, ठीक है, मिग वेल्डिंग हो चाहे टिग वेल्डिंग हो, अगर हमारे वेल्ड मेटल को प्रॉपर सील्डिंग गैस नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से जो हमारा वेल्ड मेटल है वो ऑक्साइड हो जाएगा, उसके अंदर पोरोसिटी आ जाएगी, मेटल जो है खराब हो जाएगा। तो इस प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी यदि जॉब को सफिशिएंट शील्डिंग गैस नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। किस जोड़ के लिए कोई विरूपण छूट नहीं देने की सलाह दी जाती है? फॉर विच जॉइंट नो डिस्टोर्शन अलाउंस इज रिकमेंडेड? देखिए, बहुत टफ लैंग्वेज आती है पेपर की, आपको पेपर अच्छे से समझना होगा। इंग्लिश, इसका जो इंग्लिश अनुवाद अगर पेपर में आ रहा है वो भी आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, तब जाके आपको ये जो पेपर की लैंग्वेज है वो समझ में आएगी। तो मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन इसमें कहना चाह रहा है कि वह कौन सा वेल्डिंग जॉइंट है जिसमें विरूपण यानी कि डिस्टोर्शन को कंट्रोल करने का कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, यानी कि ऐसा जॉइंट जिसमें विरूपण आने यानी कि डिस्टोर्शन आने की बहुत कम संभावना रहती है, उसमें किसी प्रकार का
तामझाम नहीं करना पड़ता है कि इसमें डिस्टोर्शन को कंट्रोल करने के लिए प्री बेंड करो, ठीक है, कोई अलग से कुछ लगाओ, ठीक है, बीड छोड़ छोड़ के लगाओ। तो इस प्रकार की टेक्निक करने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी प्रकार का इसमें एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि डिस्टोर्शन रोकने का कोई एफर्ट इसमें लगाया जाता है। तो ऐसा कौन सा जॉइंट है के लिए 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए बट जॉइंट, ऑप्शन बी लैप जॉइंट, ऑप्शन सी टी जॉइंट और ऑप्शन डी कॉर्नर जॉइंट। इसमें से हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी लैप जॉइंट। ऑप्शन बी क्या आएगा? लैप जॉइंट। लैप जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जिसकी वेल्डिंग के दौरान डिस्टोर्शन से बचाने के लिए किसी प्रकार का अलग से कोई थामझाम ज़्यादा उपयोग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें डिस्टोर्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है, इस जॉब के अंदर डिस्टोर्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा लैप जॉइंट, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। घर्षण वेल्डिंग प्रक्रिया खाली स्थान को वेल्ड करने के सबसे उपयुक्त है। फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस इज बेस्ट सुटेड टू वेल्ड। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि घर्षण वेल्डिंग यानी कि फ्रिक्शन वेल्डिंग जो प्रोसेस होता है वो किसको वेल्ड करने के लिए सबसे सूटेबल है, वो किस प्रकार के जॉब को वेल्ड करने में सबसे सूटेबल होती है। इसके लिए 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए थिन शीट, ऑप्शन बी थिक प्लेट्स, ऑप्शन सी राउंड बार एंड ऑप्शन डी राइट एंगल बार। तो किस प्रकार के जॉब को फ्रिक्शन वेल्ड आसानी से किया जाता है और उससे जो वेल्ड होता है वो भी बेस्ट रिजल्ट उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी राउंड बार। गोल छड़े यानी कि गोल जो सरिया होते हैं या फिर गोल जो शाफ्ट होती है उनको अगर हम वेल्ड करेंगे या फिर बड़े बड़े मोटे मोटे थिक पाइप को अगर हम फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा वेल्ड करेंगे तो उससे जो है वेल्डिंग हमें बहुत ही बढ़िया गुणवत्ता की वेल्डिंग हमें मिलेगी। और ये किस प्रकार से फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है वो भी एक बार हम डेमो के रूप में देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से ये जो पार्ट है ये दोनों पार्ट जो हैं ये मशीन के हैं, ठीक है, और ये जो है ये हमारे जॉब हैं। एक पीस ये है, दूसरा पीस ये है। एक पीस को जॉब में फिक्स किया जाता है, दूसरा जो ये पार्ट है ये दूसरा जो पार्ट है ये घूमता है। ये क्या करता है? घूमता है, राउंड में सर्कल में घूमता है और इसके टच में होकर अगर ये घूमेगा तो यहाँ पे क्या होगी? हीट पैदा होगी। क्या होगी? यहाँ पे घर्षण की वजह से हीट पैदा होगी, ऊष्मा पैदा होगी, जिस और जब ये लाल गर्म हो जाता है, पूरी तरह से पिघलने की अवस्था में आ जाता है, तो तुरंत मशीन को रोक के प्रेशर दे के यहाँ पे जॉइंट लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस कराया जाता है। तो ये किस प्रकार के जो भी इसमें यूज़ किए गए हैं? राउंड जॉब इसमें उपयोग किए गए हैं। ये पाइप भी हो सकता है, थिक पाइप भी हो सकता है, सरिया भी हो सकता है, शाफ्ट भी हो सकती है। इस प्रकार की जॉब को है जो है कि फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा जोड़ा जा सकता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। शुद्ध एल्यूमिनियम लगभग खालिस्तान ताप पर पिघलती है। एट अप्रोक्सीमेटली फिलिंग द ब्लैंक्स टेम्परेचर डज प्योर एल्यूमिनियम मेल्ट। यानी कि शुद्ध एल्यूमिनियम जो है वो कितने तापमान पर पिघल जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन इसके लिए हैं। 550 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 650 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 750 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 850 डिग्री सेल्सियस। कितने तापमान पर जो है शुद्ध एल्यूमिनियम पिघल जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है एल्यूमिनियम धातु पिघल जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यदि मिग टॉर्च को वायु में ठंडा किया जाए तो वह इफ द मिग टॉर्च इज कूल्ड इन एयर देन इट। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मिग वेल्डिंग की जो टॉर्च होती है अगर उसको एयर में ठंडा करके उपयोग किया जा रहा है, यानी कि केवल वो हवा से ही ठंडी हो रही है और उसका उपयोग कंटिन्यूस किया जा रहा है, तो ऐसी संभावना कब होती है? ऑप्शन ए लेस देन 200 एम्पियर, यदि हम वेल्डिंग के दौरान 200 एम्पियर से कम करंट उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन बी
मोर देन 200 एम्पियर, यानी कि मिग वेल्डिंग, यदि हम मिग वेल्डिंग को 200 एम्पियर से अधिक करंट पे चला रहे हैं तब ऐसा होगा। ऑप्शन सी मोर देन 400 एम्पियर, यानी कि 400 एम्पियर से अधिक एम्पियर अगर हम उपयोग करेंगे तब हम ये ऐसा करेंगे। या ऑप्शन डी इक्वल टू 400 एम्पियर, यानी कि 400 एम्पियर के बराबर अगर हम करंट उपयोग करेंगे मिग वेल्डिंग के दौरान तब वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। तो कौन सा इसमें राइट आंसर आ जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, लेस देन 200 एम्पियर। यानी कि मिग वेल्डिंग के दौरान अगर हमने मशीन के ऊपर 200 एम्पीयर या 200 एम्पीयर से कम करंट उपयोग कर रहे हैं तो हमारी जो मिग वेल्डिंग टॉर्च है उसको स्पेशल अलग से ठंडा करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ओनली वातावरण की हवा से ही कूल होती रहती है और वेल्डिंग करने में कोई परेशानी नहीं आती। यानी कि जो नोजल है जल्दी ख़राब नहीं होती है, टॉर्च जल्दी ख़राब नहीं होती है। आगे बात समझ में, यदि हम हाई टेम्परेचर मिग वेल्डिंग के दौरान अगर हम हाई टेम्परेचर का उपयोग करेंगे तो उसके लिए हमें जो है वाटर कूल्ड टॉर्च का उपयोग करना पड़ सकता है। ठीक है, नहीं तो हमारी जो टॉर्च है वो हाई टेम्परेचर की वजह से खराब हो जाएगी। आगे बात समझ में, इसीलिए ये सारी कंडीशन हमें समझाई गई है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जीएमडब्ल्यू में स्प्रे अंतरण को आवश्यकता होती है, स्प्रे ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड इन जीएमडब्ल्यू। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जीएमडब्ल्यू में अगर हम स्प्रे ट्रांसफर मोड यूज करते हैं तो उसके लिए हमें कितना करंट सेट करना पड़ेगा वेल्डिंग मशीन के ऊपर। तो इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 28 से 32 वोल्टेज, ऑप्शन बी 23 से 27 वोल्टेज, ऑप्शन सी 16 से 22 वोल्टेज और ऑप्शन डी 10 से 16 वोल्टेज। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 28 से 32 वोल्टेज। 28 से 32 वोल्टेज के बीच में अगर हम मिग वेल्डिंग की मशीन के ऊपर वोल्टेज सेट करके वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग करने के लिए हमें मेटल ट्रांसफर मोड मिलेगा, वो मिलेगा हमें स्प्रे ट्रांसफर मोड। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। आईएस भारतीय मानक के अनुसार एक इलेक्ट्रोड कोड में 2 अक्षरों के पश्चात 4 अंकों की संख्या होती है। इस कोड में दूसरा अक्षर क्या सूचित करता है? अकॉर्डिंग टू आईएस स्टैंडर्ड एन इलेक्ट्रोड कोड कंसिस्ट of 4 digit after 2 letters. What does the second letter indicate in this code? क्वेश्चन का मतलब यह है कि हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोडिंग आती है ES या E6013, इस प्रकार से जो ये कोडिंग आती है उसके अंदर 4 डिजिट अंग्रेजी के अक्षर के बाद में 4 जो डिजिट आते हैं, जैसे E6013, जैसे E6013 आप अधिकतर इसी इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। इसमें जो पूछा जा रहा है कि इसके बाद में ये जो 4 अंक है इसमें जो सेकंड अंक है, ये जो सेकंड अंक है ये क्या प्रदर्शित करता है, ये क्या इंडिकेट करता है? तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए वेल्डिंग पोजीशन, ऑप्शन बी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी टाइप ऑफ कोटिंग यानी कि कोटिंग का प्रकार, ऑप्शन डी वेल्डिंग करंट एंड वोल्टेज। सेकंड डिजिट है, सेकंड जो अंक है ये हमारा प्रदर्शित करेगा ऑप्शन ए वेल्डिंग पोजीशन को। किसको करेगा? वेल्डिंग पोजीशन को। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। तो 0 का मतलब है ऑल पोजीशन। क्या है? 0 का मतलब क्या है? ऑल पोजीशन। ऑल पोजीशन यानी कि इस इलेक्ट्रोड को हम सभी पोजीशन के ऊपर यूज कर सकते हैं, यानी कि डाउन हेड पोजीशन में उपयोग कर सकते हैं, वर्टिकल में उपयोग कर सकते हैं, ओवरहेड में उपयोग कर सकते हैं और हॉरिजेंटल में भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इस इलेक्ट्रोड को हम सभी जगह उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कोडिंग आती है, जैसे 7018 और भी बहुत सारी कोडिंग आती है जिसमें अलग अलग प्रकार के कोड आते हैं जिनका अलग अलग मीनिंग होता है, अलग अलग गुण उसके अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हीलियम गैस है, हीलियम गैस इज, इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हैवियर देन एयर, ऑप्शन बी लाइटर देन
एयर, यानी कि वायु से हल्की होती है। हेवियर देन आर्गन, आर्गन से भारी होती है। या हेवियर देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भारी होती है। तो हीलियम गैस किस प्रकार की होती है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, लाइटर देन एयर, वायु से हल्की। जो हीलियम गैस होती है ये वायु से क्या होती है? हल्की होती है। आगे बात समझ में? आपने देखा होगा उड़ने वाले जो बलून आते हैं, उड़ने वाले जो बलून आते हैं उनके अंदर हीलियम गैस ही भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है, तभी वो ऊपर उठते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो गैस है, हीलियम गैस है, वो एयर से क्या है? हल्की है। तो हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है। आगे बात समझ में? तो हीलियम गैस का ये गुण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। मिग टॉर्च खालिस्तान से संयोजित है। व्हाट इज मिग टॉर्च कनेक्टेड टू? यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि मिग वेल्डिंग के अंदर जो हम मिग वेल्डिंग टॉर्च उपयोग करते हैं वो किससे जुड़ी हुई रहती है, किससे कनेक्टेड रहती है? चार ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं। ऑप्शन ए वेल्डिंग मशीन से, ऑप्शन बी मेन सप्लाई से, ऑप्शन सी वायर फीडर से, या ऑप्शन डी गैस सिलेंडर से। जो मिग टॉर्च है वो किससे जुड़ी हुई रहती है? अगर आपने मिग वेल्डिंग की है तो उसमें आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से, एक डेमो के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा मिग वेल्डिंग सिस्टम होता है। आप देख सकते हैं मिग वेल्डिंग मशीन है, ये वायर फीडर है और ये टॉर्च है। अब आप बता दीजिए कि जो मिग टॉर्च है वो किससे डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो आप देख सकते हैं ये मिग टॉर्च जो है, इसका वायर ये ऐसे होते हुए यहाँ से कनेक्टेड है, और ये क्या है? हमारा वायर फीडर। क्या है ये? वायर फीडर। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? बिल्कुल बढ़िया, इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, वायर फीडर। जो मिग टॉर्च है वो किससे जुड़ी हुई रहती है? वायर फीडर से जुड़ी हुई रहती है। आगे बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। मृदु इस्पात के ऑक्सी एसिटिलीन वेल्ड के लिए प्रयुक्त ज्वाला का प्रकार है। द टाइप ऑफ फ्लेम यूज्ड फॉर ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील, यानी कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग के द्वारा अगर हमें माइल्ड स्टील के जॉब को वेल्ड करना है तो इसके लिए हम किस प्रकार के फ्लेम का उपयोग करते हैं? इसके लिए चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ए न्यूट्रल फ्लेम, ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑप्शन सी कार्बोराइजिंग फ्लेम, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए न्यूट्रल फ्लेम। क्या आएगा हमारा? न्यूट्रल फ्लेम। ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि एमएस को, यानी कि माइल्ड स्टील को हमें जब भी वेल्ड करना होगा, गैस वेल्डिंग के दौरान अगर हमें माइल्ड स्टील को वेल्ड करना है, एमएस को वेल्ड करना है, तो हम न्यूट्रल फ्लेम सेट करेंगे और वेल्डिंग कर लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन एक अस्थायी जोड़ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेरी जोड़? इनमें से कौन सा जो है टेम्परेरी जॉइंट कहलाता है? वेल्डिंग जॉइंट, रिवेटिंग जॉइंट, सोल्डरिंग जॉइंट और प्रेस फिट जॉइंट। कौन सा जॉइंट यहाँ पे टेम्परेरी जॉइंट है? तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, प्रेस फिट जॉइंट। कौन सा? प्रेस फिट जॉइंट जो है एक टेम्परेरी जॉइंट है, जिसको अलग करेंगे तो हमारे जॉब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, यानी कि जॉब खराब नहीं होगा, उसको आसानी से अलग कर सकते हैं, चाहे जब वापस जॉइंट लगा सकते हैं। लेकिन अगर वेल्डिंग जॉब के ऊपर अगर एक बार हमने वेल्डिंग कर लिया तो दोनों पार्ट को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। अलग करेंगे तो जॉब को तोड़ना पड़ेगा और जॉइंट भी हमारा ख़राब हो जाएगा, जॉब भी हमारा ख़राब हो जाएगा। रिवेटिंग में है, रिवेटिंग में अगर हम जॉइंट को खोलेंगे तो रिवेट को काटना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारी रिवेट है वो ख़राब हो जाएगी। पार्ट्स हमारे सही मिल जाएंगे लेकिन रिवेट हमारी ख़राब हो जाएगी, तो ये अर्धस्थायी जॉइंट कहलाता है। इसके बाद में सोल्डरिंग जॉइंट। सोल्डरिंग में क्या होता है? जॉइंट को अगर हम खोलना चाहते हैं, जो सोल्डर जॉइंट हमने बनाया है उसको दोबारा हमें पिघलाना होगा। पिघलाने से वो जॉइंट जो है निकल जाता है, सोल्डर जो है वो हट जाता है और हमें जो दोनों हमारे पार्ट है वो मिल जाते हैं। तो ये भी अर्धस्थायी जॉइंट कहलाता है। लेकिन प्रेस फिट जॉइंट जो है पूरी तरह से अस्थायी जॉइंट है। इसमें किसी प्रकार का जॉइंट खराब नहीं होता है, जॉब खराब नहीं होता है और आसानी से इसको लगाया जा सकता है
और हटाया जा सकता है। और ये किस प्रकार का होता है ये भी हम एक बार इसको डेमो से देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, ये इस प्रकार से ये जो फ्लेंज हम पाइप के साथ जोड़ रहे हैं, ये जो पाइप है ये फ्लेंज के साथ प्रेस फिट हो रखा है, यानी कि फ्लेंज का जो साइज है डाया है वो पाइप के डाया से जस्ट बड़ा है। तो उसके अंदर हमने पाइप को फंसा दिया है, फ्लेंज के अंदर क्या किया है हमने, पाइप को फंसा दिया है। ठीक है, तो इससे जो जॉइंट हमें मिला है वो प्रेस फिट जॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया है। तो इस प्रकार से जो जॉइंट हम लगाते हैं ये हमारे प्रेस फिट जॉइंट कहलाते हैं। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सूर्य विकिरण ऊर्जा घनत्व खालिस्तान की तुलना में कम है। सन रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी इज लेसर देन, यानी कि सूर्य की जो डेंसिटी है, रेडिएशन सूर्य की चमक की जो डेंसिटी है वो इन कौन से प्रोसेस से कम है। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सूर्य की जो रोशनी की जो डेंसिटी होती है, सूर्य की चमक की जो डेंसिटी होती है वो इन दिए गए विकल्पों में से कौन से प्रोसेस से कम होती है। एक ऐसा प्रोसेस भी है जो कि सूर्य की चमक से भी बहुत ज़्यादा तीव्र उसकी डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक विकिरण उसकी होती है। तो वह कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी होती है। तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए CO2 लेज़र, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन रेज, ऑप्शन सी प्लाज्मा आर्क, ऑप्शन डी टिग आर्क। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए CO2 लेजर। क्या आएगा, CO2 लेजर। CO2 लेजर का जो डेंसिटी होता है बहुत ही हाई होता है। आगे बात समझ में, यानी कि इससे जो टेम्परेचर निकलेगा वो भी सबसे हाई टेम्परेचर इसमें हमें प्राप्त होगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, CO2 लेजर इसमें राइट आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वेल्ड जोड़ में संलग्न की कमी प्रमुख रूप से खालिस्तान के कारण होती है। लैक ऑफ फ्यूजन इन वेल्ड जॉइंट इज मेनली ड्यू टू, यानी कि वेल्डिंग के अंदर अगर पेनिट्रेशन की कमी आ गई है, फ्यूजन की कमी है, यानी कि जोड़ अच्छी तरह से पिघला नहीं है, तो यह है किस वजह से, यानी कि ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ऑप्शन ए लो इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन बी हाई इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन। किस वजह से हमारे जॉब के अंदर फ्यूजन की कमी हो सकती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए लो इलेक्ट्रिक करंट। अगर वेल्डिंग के दौरान हम कम करंट का उपयोग करते हैं, बहुत कम करंट का उपयोग हम करते हैं, तो इससे क्या है कि वेल्डिंग के दौरान जो जॉब में फ्यूजन आना चाहिए, जो जॉब पिघलना चाहिए, प्रॉपर पिघलेगा नहीं और पेनिट्रेशन की कमी भी उसके अंदर आ जाएगी। तो ये डिफेक्ट इसमें आ सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। प्लाज्मा कटाई प्रक्रिया मूल रूप से खालिस्तान है। द प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस इज बेसिकली, प्लाज्मा कटिंग बेसिकली किस प्रकार की प्रोसेस है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है केमिकल कटिंग प्रोसेस, ऑप्शन बी मैकेनिकल कटिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी थर्मल कटिंग प्रोसेस एंड ऑप्शन डी नॉन थर्मल कटिंग प्रोसेस। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी थर्मल कटिंग प्रोसेस, ऊष्मीय कटाई, यानी कि इसके अंदर जॉब को पिघलाया जाता है। पिघलाने के लिए जॉब को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। किसकी सहायता से गर्म करते हैं, आर्क की सहायता से, प्लाज्मा आर्क की सहायता से जॉब को गर्म करते हैं, फिर जॉब को काटा जाता है। और किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है एक डेमो के माध्यम से ये भी हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेस है ये प्लाज्मा कटिंग प्रोसेस है। एक कटिंग यहाँ पे इधर कर दी गई है, उसके बाद में सेकंड कटिंग यहाँ पे की जा रही है। ये प्लाज्मा कटिंग टॉर्च है और इस प्रकार की आर्क प्लाज्मा कटिंग के दौरान निकलती है जो कि जॉब को पिघला देती है। और पिघलते ही इसके अंदर से जो हाई प्रेशर पे जो एयर निकल रही है वो इस जॉब को कट कर देती है। तो इस प्रकार से ये सारा प्रोसेस किया जाता है। तो ये प्रोसेस किस प्रकार का है, थर्मल कटिंग प्रोसेस यह कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र है।
हम जो एसिटिलीन गैस उपयोग करते हैं गैस वेल्डिंग के लिए और कटिंग के लिए, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन गैस इज। तो इसमें हमारे चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए C2H2, ऑप्शन बी C2O2, ऑप्शन सी C4H4, ऑप्शन डी H2O2। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए C2H2। C2H2 यानी ये जो फॉर्मूला है ये कौन सी गैस का फॉर्मूला है? एसिटिलीन गैस का ये फॉर्मूला कहलाता है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। वेल्ड चिन्ह को पहचानिए। ये जो वेल्ड चिन्ह दिखाया गया है, आइडेंटिफाई द वेल्ड सिंबल, इसको पहचानना है कि ये वेल्ड सिंबल क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें हमें चार विकल्प दिए गए। ऑप्शन ए फिलेट जॉइंट, ऑप्शन बी सिंगल वी बट जॉइंट, ऑप्शन सी प्लग जॉइंट एंड ऑप्शन डी डबल वी बट जॉइंट। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी सिंगल वी बट जॉइंट। यानी कि ये जो सिंबल है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? सिंगल वी बट जॉइंट को प्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ड्राइंग के अंदर अगर इस प्रकार का सिंबल आ जाता है तो हमें कौन सा जॉइंट लगाना है? सिंगल वी बट जॉइंट लगाना है। आगे बात समझ में, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। उच्च आवर्ती ध्वनि तरंगे खालिस्तान में वेल्ड दोष जांचने के लिए प्रयुक्त होती है। इन विच टेस्ट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स आर यूज टू चेक वेल्ड डिफेक्ट। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वेल्ड की जॉब को अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स का उपयोग करते हुए टेस्टिंग करते हैं तो वह किस प्रकार का टेस्ट कहलाता है। तो इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि वो कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड का उपयोग करके जॉब की टेस्टिंग की जाती है। तो इसके लिए चार विकल्प हमें हैं। साउंड टेस्ट पहला है साउंड टेस्ट, ऑप्शन बी है अल्ट्रासोनिक टेस्ट, ऑप्शन सी है स्टेथोस्कोप टेस्ट, ऑप्शन डी है रेडियोग्राफिक टेस्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक टेस्ट, प्राश्रव्य परीक्षण। इसके अंदर जो है हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव्स का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा हमें वेल्ड जॉइंट के अंदर कोई डिफेक्ट है तो उसका पता चलता है। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही बड़ी हो चुकी है, लगभग 1 घंटा हो चुका है और अब तक हमने 37 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इस पेपर में कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन है, टोटल 75 क्वेश्चन है और हमने 37 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए विथ एग्जाम्पल विथ डेमो। हमने अच्छे से उनको देख लिया है और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने इनके साथ ही कवर कर लिए हैं। इस पेपर के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कल ही हम इस क्लास के सेकंड पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं और सेकंड क्लास में जो क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखना नहीं भूले, जरूर इस क्लास को देखना है आपको, ताकि आपका ये जो पेपर है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और आपका प्रिपरेशन जो है, आपका लेवल जो है आपको खुद को भी पता चल जाए और बाकी क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक आप इंस्ट्रक्टर की भरपूर तैयारी करते रहिए। 5-7 दिन बचे हैं तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।